नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से की मुलाकात। खिलाड़ियों से उनके अनुभव के बारे में सुना और किया उत्साहवर्धन। कहा, खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन से बढ़ा देश का मान। उनकी सफलता कई युवाओं को करेगी प्रेरित। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच तीसरे दौर की वार्ता रही बेनतीजा। जेपीएससी के 3 सदस्यों के इस्तीफे के बाद बढ़ी हलचल। सोमवार को विधानसभा मार्च से पहले कटीले तार और पैलेट गन के साथ पुलिसकर्मियों की तैनाती पर भाजपा आक्रामक। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान मिलने पर दी बधाई। वीरता और सेवा भावना के लिए की पुडुचेरी पुलिस की सराहना। आंतरिक सुरक्षा के साथ सांस्कृतिक विरासत की रक्षा में बताया पुलिस की भूमिका अहम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर दोहराई देश की अखंडता की प्रतिबद्धता। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने दिखाया दुनिया को दम। लोगों की सुरक्षा के लिए हर सीमा तक जाने के लिए प्रतिबद्ध है देश। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री ने अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का किया आह्वान। तिरंगे को बताया देश के गौरव और निरंतर प्रेरणा का प्रतीक। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया। ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कुल 39 पदक अपने नाम किए। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण, 17 रजत, 9 कांस्य पदक जीते। इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा। भारत ने बॉक्सिंग में 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम किए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही हम्बल है। सर, आप कुछ बोले। जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पदक विजेताओं से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, 7 लोक कल्याण मार्ग पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के हमारे शानदार मेडल विजेताओं की मेज़बानी करके बहुत खुशी हुई। गेम्स के दौरान उनके अनुभवों के बारे में सुना। उन सभी ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है। उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से गेम्स के दौरान उनके अनुभवों को सुना और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आक्रोश अब आंदोलन की उस दहलीज पर पहुंच चुका है जहां सरकार से बातचीत बेनतीजा रहने के बाद अब सड़कों पर संघर्ष की स्थिति बन सकती है। रविवार की लंबी वार्ता में सरकार ने कुछ परीक्षाओं को रद्द करने और जांच पर सहमति तो जताई, लेकिन छात्रों ने इसे आधा अधूरा समाधान बताते हुए आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। इस बीच जेपीएससी के 3 सदस्यों के इस्तीफे ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। सोमवार को प्रस्तावित विधानसभा घेराव से पहले रांची में सुरक्षा का घेरा भी कड़ा कर दिया गया है। अब सवाल सिर्फ परीक्षाओं का नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य, व्यवस्था पर भरोसे और सरकार की जवाबदेही का भी है। देखिए झारखंड में छात्रों के सत्याग्रह और सरकार के संवाद के बीच कैसे स्थितियां बनी है, हमारी खास रिपोर्ट। भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में उतरे छात्रों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार और छात्रों के बीच रविवार को अगले राउंड की बैठक हुई। ये बैठक सरकारी गेस्ट हाउस के ऑडिटोरियम में हुई। हालांकि एक के बाद एक वार्ता के दौर से गुजरते छात्र संगठनों, राज्य सरकार के बीच बातचीत किसी ठोस नतीजे पर पहुंचती नहीं नजर आ रही। वहीं इसी बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 सदस्य अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हंसदा ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। इससे पहले आयोग के अध्यक्ष रहे एल खिंग्याते ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया था और उनसे सीआईडी पूछताछ भी कर रही है।
वहीं इन तीनों सदस्यों से भी सीआईडी ने शनिवार को पूछताछ के लिए समन भेजा है। अजीता भट्टाचार्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी हैं। इससे पहले सोरेन सरकार ने प्रदर्शनों के बीच शनिवार को विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। छात्रों ने सरकार पर खोखले वादे करने का आरोप लगाते हुए 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का बड़ा मार्च करने की चेतावनी दी है। छात्रों का कहना है कि सरकार उनके प्रतिनिधियों के साथ बार बार बातचीत तो करती है, लेकिन छात्रों की मांगों को न तो मानती है और न ही उन मांगों पर कोई कार्रवाई करती है। रविवार दिन भर चली वार्ता के बाद शाम को सरकार की ओर से गठित प्रतिनिधिमंडल में शामिल मंत्री सुधीर कुमार ने कहा कि छात्रों और सरकार के बीच ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई है। उन्होंने बताया कि 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द करने पर सरकार तैयार हो गई है। इसके साथ ही जेपीएससी 2023 और 25 के बैकलॉग की परीक्षा को भी रद्द करने पर सहमति बनी है। मंत्री ने कहा कि चूंकि इन परीक्षाओं में पैसे की भारी लेन देन हुई है, इसलिए पैसे से जुड़े मामलों की जांच प्रवर्तन निदेशालय से कराने पर सहमति बनी है, जबकि आपराधिक मामले की जांच सीआईडी से ही कराई जाएगी। बड़े दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ता है कि इन तमाम प्रयासों के बाद भी छात्रों के तरफ से सीजीएल को रद्द करने को लेकर और सीबीआई की जांच को मांग को लेकर इस समझौता वार्ता टूट गई। मैं आपके माध्यम से तमाम छात्रों से यह विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूं कि आपकी अधिसंख्य मांगों को सरकार ने मांगा। जो मामले न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जिनका प्रकाशन हुआ था परीक्षाफल का, उसको रद्द करना सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर था। यदि इस संबंध में ऑनरेबल कोर्ट का कोई डायरेक्टिव आएगा तो वो सरकार निश्चित रूप से उसको मानेगी। इधर छात्रों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनका आंदोलन अभी जारी रहेगा। छात्रों ने कहा कि परीक्षा लेने वाली एजेंसी TDPL ने भी भारी अनियमितता की है, इसलिए एजेंसी की ओर से ली गई सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए, जिस पर सरकार ने अपनी सहमति नहीं दी है। वहीं बीजेपी पूरे मामले में इस्तीफे को ध्यान भटकाने का तरीका मात्र बता रही है। आज जो सारा बात हुआ, कई एक बिंदु पे हम लोग का वार्ता था। 14वीं जेपीएससी, TDPL एजेंसी, JSSC, CGL, साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन और रिफॉर्म्स का कुछ मांग। पर हमारी मांग है कि चूंकि यह परीक्षा प्रक्रिया दूषित है TDPL के द्वारा, तो TDPL के द्वारा जितनी भी परीक्षा है वो समस्त परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। तो हम लोग का इस पे जो है सहमति नहीं बन पाया। कल के छात्रों के विधानसभा के महाघेराव के मद्देनजर हेमंत सरकार बुरे तरीके से प्रेशर में सरकार की जड़ें हिल गई हैं। अब उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा ले लिया। साहब बहुत देर कर दी हुजूर आपने आते आते। इससे पहले रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विरोध कर रहे छात्रों से मुलाकात की। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी हिंदुस्तान के सबसे बड़े झूठ की फैक्ट्री है, वो गूंज में चले गए। झारखंड आते हिम्मत है? मैं तो चुनौती देना चाहूंगा राहुल गांधी को, अगर जरा सी भी मोरालिटी है आओ रांची, आओ झारखंड। नहीं आओगे क्यों? आपकी बैसाखी पे यहाँ सरकार चल रही है। देश उनकी दोहरा चरित्र जानता है। यहाँ पे राहुल गांधी जी एक बार भी झारखंड के बच्चों के लिए एक शब्द भी वो बोले नहीं, न कोई कांग्रेस आगे आके बोल रही है। तो यानी हम उनसे पूछना चाहते, झारखंड के बच्चे क्या देश के बच्चे नहीं हैं? तो ये दोहरी नीति क्यों? अगर आप मांग सही मायने में अगर बच्चों का भविष्य, बच्चों का हित चाहते हैं तो निश्चित रूप से चाहे वो झारखंड हो चाहे अन्य, हर जगह बोलना चाहिए। कांग्रेस गला फाड़ फाड़ करके दिल्ली में हल्ला कर रही थी। वो चाहते कि सत्ता में चिपक कर रहे हैं, छात्रों के साथ राजनीति कर रहे हैं, लेकिन झारखंड की जनता छात्र समझ रहे हैं। अगर राहुल गांधी में कांग्रेस में ताकत और हिम्मत है तो मुख्यमंत्री के दरवाजे पे आकर के धरना में बैठे, दिल्ली की तरह प्रधानमंत्री जी का आवास के बाहर बैठा था, लेकिन नहीं बैठेंगे। झारखंड में राहुल गांधी का कांग्रेस का नाटक और नौटंकी नहीं चलने देंगे। आपको बता दें कि अपनी मांगों पर डटे छात्रों ने सोमवार को विधानसभा घेराव की घोषणा की है। इससे पहले रांची में पैलेट गन से लैस पुलिसकर्मियों को तैनात करने के साथ ही 3 लेयर की बैरिकेडिंग और कंटीले तारों का घेराव किया गया है। भाजपा का आरोप है कि हेमंत सरकार छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए दमन और खौफ का सहारा ले रही है। राजधानी रांची की सड़कों में पैलेट गन से तैनात सुरक्षा कर्मियों का उन्होंने डेपुटेशन किया। ये तस्वीरें हैं आज की, जिसमें पुलिसकर्मी पैलेट गन के साथ जो है वो रांची की सड़कों पर
वो घूमते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या यहाँ SC, ST, OBC बच्चे जो ज्यादातर संख्या में धरने पर बैठे हैं, उनको खौफ आप दिखा रहे हैं? लगातार बढ़ते छात्रों के इस सत्याग्रह को समाज के अलग अलग हिस्सों से सहयोग मिलता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में एक्टर और सिंगर पीयूष मिश्रा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं आदिवासी बचाव युवा मोर्चा ने भी छात्रों के समर्थन में खड़े होने का फैसला लिया है। रांची से दिवाकर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। पुडुचेरी पुलिस के लिए रविवार का दिन गौरव और सम्मान का दिन रहा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया। गोरीमेड्डू में आयोजित भव्य समारोह में गृहमंत्री ने पुलिस बल को यह सम्मान सौंपा। राष्ट्रपति के इस सम्मान को पुडुचेरी पुलिस की उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन, वीरता और समर्पण की पहचान माना जाता है। इस मौके पर गृहमंत्री ने पुडुचेरी पुलिस के जवानों की जमकर सराहना की और इस उपलब्धि के लिए पुलिस बल के साथ साथ पुडुचेरी की जनता को भी बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पुडुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया। गोरीमेडू स्थित पुडुचेरी सशस्त्र पुलिस मैदान में आयोजित इस भव्य समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस बल को ये प्रतिष्ठित सम्मान सौंपा। समारोह में पुडुचेरी की पुलिस महानिदेशक शालिनी सिंह भी मौजूद रहीं। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री एन रंगासामी समेत कई गणमान्य लोगों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। गृह मंत्री अमित शाह ने समारोह से पहले परेड का निरीक्षण भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने पुडुचेरी पुलिस की इस उपलब्धि पर पुलिस बल और पुडुचेरी की जनता को बधाई दी। आज से ही पुडुचेरी पुलिस देश की उन पुलिस फोर्सेस में शामिल हो गया है जिसको राष्ट्रपति जी ने अपना निशान प्रदान किया है। इस अवसर पर मैं पुडुचेरी की पुलिस और पुडुचेरी की जनता को हृदय से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किए जाने की घोषणा की थी। ये सम्मान पुलिस बल की उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। प्रेसिडेंट्स कलर किसी सैन्य इकाई, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस विभागों को भी इससे पहले ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया जा चुका है। समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी पुलिस की कड़ी मेहनत, वीरता, सेवा भावना और समर्पण की सराहना की। पुडुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुडुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुडुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं। जब कोरोना का अभूतपूर्व संकट समग्र विश्व के लिए चैलेंज बना हुआ था, तब पुडुचेरी पुलिस ने जो बहादुरी दिखाई है वो मैं हमेशा के लिए याद रखूंगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों को मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पुडुचेरी के विकास और यहां की जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। 1950 से लेकर 2014 तक भारत सरकार की ओर से पुडुचेरी को सिर्फ 3500 करोड़ रुपया विकास के कामों के लिए दिया गया है और 14 से 26 तक 13,762 करोड़, करीब करीब 4 गुना पैसा मोदी सरकार ने पुडुचेरी के लिए भेजा। पुडुचेरी पुलिस को मिला प्रेसिडेंट्स कलर न सिर्फ पुलिस बल के लिए गौरव का क्षण है, बल्कि ये उसके अनुशासन, सेवा और समर्पण की भी राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। देश के जवानों के शौर्य को सलाम और उनके साथ एकजुटता का संकल्प। दिल्ली कैंट के बेस अस्पताल में सिंदूर महा रक्तदान यात्रा के दूसरे संस्करण के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिविर का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र से पहुंचे पहलवानों और खिलाड़ियों ने बड़ी संख्या में रक्तदान कर सशस्त्र बलों के प्रति एकजुटता का संदेश दिया। दिल्ली कैंट का बेस अस्पताल, जहां रविवार को देशभक्ति के साथ सेवा और संवेदना का संदेश भी गूंजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंदूर महा रक्तदान यात्रा के दूसरे संस्करण के तहत आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया।
इस पहल का उद्देश्य सशस्त्र बलों के प्रति एकजुटता दिखाने के साथ साथ घायल सैनिकों के इलाज के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। महाराष्ट्र से करीब 1000 पहलवानों और खिलाड़ियों ने इस अभियान में हिस्सा लिया और रक्तदान के जरिए राष्ट्र सेवा का संदेश दिया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के अदम्य शौर्य और पराक्रम को दुनिया के सामने रखा। जब पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया। हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। सिंदूर महारक्तदान यात्रा का उल्लेख करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि जहां ऑपरेशन सिंदूर ने भारत का शौर्य दिखाया, वहीं ये विशाल रक्तदान शिविर करुणा और संवेदना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये पहल निस्वार्थ सेवा और सेना के साथ एकजुटता की भावना को दर्शाती है। इस आयोजन में आप सभी 1000 यूनिट का जो विशाल भंडार समर्पित करके यहां जा रहे हैं, वह भारतीय सेना के हर जवान और उनके परिवार के लिए यह विश्वास है कि जब कभी उन्हें जरूरत पड़ेगी, यह राष्ट्र उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहेगा। इससे बड़ी राष्ट्र सेवा मैं मानता हूं कि और कोई दूसरी हो नहीं सकती है। सैन्य अस्पतालों में ऑपरेशन, ट्रामा और आपातकालीन स्थितियों में रक्त की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। ऐसे में स्वैच्छिक रक्तदान सिर्फ एक नेक पहल नहीं, बल्कि किसी सैनिक और उसके परिवार के लिए जीवन बचाने वाला संबल बन जाता है। महाराष्ट्र के खिलाड़ियों की इस पहल ने साबित किया कि सीमा पर जवान देश की हिफाजत के लिए डटे हैं, तो देशवासी भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ दिल्ली से नंदिता डागर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तिरंगा सिर्फ 3 रंगों में लहराता एक ध्वज नहीं, बल्कि भारत की आन, बान और शान है। देश के कोने कोने में इसी तिरंगे के साथ राष्ट्रभक्ति का रंग और गहरा हो रहा है। आज से शुरू हो रहे हर घर तिरंगा अभियान के साथ पुडुचेरी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, उत्तराखंड से लेकर पूर्वोत्तर तक तिरंगा यात्राओं ने देश की एकता और अखंडता का संदेश पूरी दुनिया को दिया। कहीं बारिश के बीच तिरंगा शान से लहराया, तो कई हजारों हाथों ने इसे थामकर राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया। जनप्रतिनिधियों से लेकर आम नागरिकों तक हर कोई इस अभियान का हिस्सा बनता हुआ नजर आ रहा है। 9 अगस्त से 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में हर घर को तिरंगे से और हर दिल को राष्ट्रभाव से जोड़ने का सामूहिक संकल्प है, यानी हर घर तिरंगा, हर दिल में तिरंगा। देश भर में तिरंगे के सम्मान और राष्ट्रभक्ति के जज्बे के साथ आज से शुरू हो चुका है हर घर तिरंगा अभियान। 9 से 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। पुडुचेरी से लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा और जम्मू कश्मीर तक तिरंगे के साथ देशभक्ति का संदेश गूंज रहा है। पुडुचेरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हर घर तिरंगा रैली में शामिल हुए। वहीं अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने भी तिरंगा यात्राओं में हिस्सा लेकर लोगों से अभियान से जुड़ने की अपील की। साथ ही श्री विजयपुरम में उपराष्ट्रपति ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ये वही ऐतिहासिक स्थल है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को तिरंगा फहराया था। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। सीएम योगी ने युवाओं को देश की ऊर्जा बताते हुए कहा कि देश का हर युवा हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है।
सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत रविवार को जयपुर सहित कई जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जयपुर में बारिश के बीच अल्बर्ट हॉल से राज्य स्तरीय तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां सीएम भजन लाल शर्मा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बारिश के बावजूद हाथ में तिरंगा लहराते नजर आए। हम जानते हैं कि यह तिरंगा, यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज, इसके लिए लाखों लोगों ने अपना खून पसीना, जवानी, जिंदगी इस देश के लिए आहूत की है। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा यात्रा के साथ अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि देवभूमि उत्तराखंड देश के साथ खड़े होने में कभी पीछे नहीं रहा। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि तिरंगा यात्रा के जरिए युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और जवान एक साथ राष्ट्र सेवा का संकल्प ले। वहीं भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी तिरंगा रैली में शामिल हुए। मांझी ने राज्य स्तरीय हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के युवाओं को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन युवाओं को बाहरी ताकतों द्वारा गुमराह किया जा रहा है। देश के पूर्वी हिस्से मणिपुर में भी तिरंगे के साथ देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला। इम्फाल में मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर इस देशभक्ति मार्च में हिस्सा लिया। उत्तर में जम्मू कश्मीर के पुलवामा के त्राल इलाके में भी तिरंगा रैली निकाली गई, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने तिरंगा हाथों में लेकर देशभक्ति और एकता का संदेश दिया। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हुई थी। इसका उद्देश्य हर भारतीय का तिरंगे से जुड़ाव मजबूत करना और राष्ट्रीय चेतना की भावना को जन जन तक पहुंचाना है। हर साल इस अभियान का दायरा और जन भागीदारी बढ़ी है। इस साल हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलेगा। संस्कृति मंत्रालय ने देशवासियों से अपने घरों पर गर्व के साथ तिरंगा फहराने और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर अभियान में भागीदारी करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर संस्कृति मंत्रालय के एक पोस्ट को साझा करते हुए लोगों से इस अभियान में भाग लेने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमारा तिरंगा हमारा गौरव है और देश के लिए हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा है। आइए हम हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लें और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को दोहराएं। खुशी है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वह ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज से शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान 17 अगस्त तक चलेगा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों पर गर्व के साथ तिरंगा फहराने और इस अभियान में भाग लेने की अपील की है। आप भी 7 अगस्त से लेकर 17 अगस्त 2026 तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान में अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर इसे www.harghartiranga.com की वेबसाइट पर अपलोड कर इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ ही आप सही बोल का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन का वीडियो भी इस वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। सोमवार को लोकसभा में 4 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाला विधेयक, ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक, खान और खनिज संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक शामिल है। इन विधेयकों के जरिए प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता, खनन क्षेत्र और सहकारिता व्यवस्था से जुड़े प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है। सबसे अहम केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को लोकसभा में पेश कर सकते हैं। इसके जरिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन कर राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 पेश कर सकते हैं। इसका उद्देश्य ट्रिब्यूनल में नियुक्ति और सेवा शर्तों से जुड़ी व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है। लोकसभा में खान एवं खनिज विकास एवं विनिमय संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया जाएगा, जबकि राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 के जरिए सहकारिता क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है।
सोमवार को लोकसभा में पेश होने वाले चारों विधेयक अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े अहम बदलाव की तस्वीर पेश करते हैं। अब नज़र इस बात पर रहेगी कि इन विधेयकों पर सदन में क्या चर्चा होती है और आगे की विधायी प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ती है। क्लीन एनर्जी यानी स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में भारत ने एक और मील का पत्थर पार किया है। देश की रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 300 गीगावाट के शानदार आंकड़े को पार कर चुकी है। साल 2014 के बाद इस क्षमता में लगभग 4 गुना की अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा, यह शानदार प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और एक स्वच्छ, हरित तथा सुरक्षित भारत के प्रति केंद्र सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है। भारत न केवल वैश्विक मंच पर एक क्लीन एनर्जी लीडर के रूप में उभर रहा है, बल्कि बेहद तेज गति से एक टिकाऊ और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर भी कदम बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। काकोरी स्मारक में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग्रेजों ने काकोरी ट्रेन एक्शन को डकैती करार दिया था, लेकिन ये वास्तव में देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों का बेहद साहसिक प्रयास था। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई, उन्होंने काकोरी डकैती कांड के नाम पर इस घटना के क्रांतिकारियों को अपमानित करने का काम किया। जब हम काकोरी ट्रेन एक्शन की इस 101वीं तिथि का आयोजन यहाँ पे काकोरी के इस ऐतिहासिक स्थल पर कर रहे हैं, तब हमें इस बात को याद रखना होगा, ब्रिटिशर ने इसे डकैती कहा। दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत में भी जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई, उन्होंने भी काकोरी डकैती कांड के नाम पर इस घटना के क्रांतिकारियों को अपमानित करने का काम किया था। वे भी लगातार, चाहे वह काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना हो, चाहे वह चोरी चोरा की घटना हो, इन सबको इन लोगों के द्वारा कमतर आंकने का प्रयास हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों में परीक्षा सुधार को लेकर छात्रों के आंदोलन के बीच बिहार सरकार ने शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि परीक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर एक व्यक्ति भी अपना ईमान बेचता है तो उसका दाग पूरी सरकार पर लगता है। सरकार ने परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए केंद्र के कड़े कानूनों को बिहार में सख्ती से लागू करने की बात कही है। इसके साथ ही बिहार में परीक्षा सुधार के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित करने का फैसला लिया गया है। ये समिति बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ कक्षा आधारित मूल्यांकन को भी ज़्यादा पारदर्शी और आधुनिक बनाने का उपाय सुझाएगी। खास बात यह है कि परीक्षा व्यवस्था में तकनीक और AI के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि छात्रों के ज्ञान, समझ और विश्लेषण क्षमता का बेहतर आकलन हो सके। सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक अलग राज्य स्तरीय समिति बनाने का भी ऐलान किया है, जिसका मकसद हर स्कूल को उत्कृष्टता का केंद्र बनाना और छात्रों के सीखने के स्तर में लगातार सुधार करना है। इसके अलावा छात्रों की समस्याओं और सुझावों को सीधे सुनने के लिए विशेष सहयोग शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक छात्रों से संवाद करेंगे। छात्र कल्याण से जुड़े कामों के बेहतर समन्वय के लिए संबंधित विभागों में निदेशालय के गठन का भी फैसला किया गया है। जितने परीक्षा होते हैं, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी अधिक हो गया, एक आदमी ने अपना यदि ईमान बेच दिया तो क्वेश्चन पेपर मार्केट में आ जाता है। तो हम लोगों ने तय किया है कि इसको पूर्ण रूप से एक कमेटी इस पर भी बनाएंगे और पूरे दुनिया में जो टेक्नोलॉजी के तहत सभी परीक्षा लिए जाते हैं, उसके लिए भी एक कमेटी का गठन हम लोग करने का काम करेंगे। दिल्ली में पहली बार दिल्ली गौरव सम्मान का आयोजन किया गया। इसमें कला, संस्कृति, शिक्षा, चिकित्सा, पत्रकारिता, सिनेमा, तकनीक और सामाजिक सेवा समेत अनेक क्षेत्रों में 31 प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र मौजूद रहे। इस अवसर पर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दिल्ली की विभूतियों को सम्मानित करना अपने आप में अनुकरणीय पहल है और इन प्रतिभागियों ने अपने अपने क्षेत्र में दिल्ली का नाम रोशन किया है।
उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी युवाओं के कंधे पर है। जब वर्षा आती है तो प्रकृति खुश होती है, जब कोई संत आता है तो संस्कृति खुश होती है। तो ऐसे हमारे संत बैठे हैं यहाँ, ऐसे हमारे कई संत बैठे हैं जिनको आज अवार्ड मिलने वाला वो संत से कम नहीं है जी। उनकी लाइफ साधना की होती है, नहीं तो कोई कवि नहीं बन सकता। उनकी लाइफ में भी साधना होती है, नहीं तो कोई संगीतकार नहीं बन सकता। उनके जीवन में भी साधना होती है, नहीं तो कोई रचनाकार नहीं बन सकता। योग के जीवन में भी साधना होती है, नहीं तो कोई ऐसे ही ढाकाराम जी नहीं बन सकते। इस अवसर पर दिल्ली गौरव सम्मान पाने वाले लोगों ने खुशी जताई। अजीत जी, देश की ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने दिल्ली का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है। उन प्रतिभाओं को आज यहाँ दिल्ली गौरव के सम्मान से अलंकृत किया गया और ऐसी प्रतिभाओं को सम्मान का हमारा दायित्व बनता है कि जिन्होंने समाज को एक ऊंचाइयाँ दी हैं और जिनके कारण हमारे समाज की पहचान बढ़ रही है, देश की पहचान बढ़ रही है, प्रदेश की पहचान बढ़ रही है। सभी लोगों को जोड़कर चलें ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। जब कोई अच्छा कार्य करते हैं तो सबको लगता है कि हमारा रिकग्निशन होना चाहिए वर्ल्ड के अंदर। तो उसके लिए जो संस्था है बहुत अच्छा कार्य करती है। कहते हैं ना, नागिनें तलाश के लेके आती हैं और प्रेजेंट करती है, तो उनको भी प्राउड फील होता है। तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आज बहुत ही गौरव का दिन है मेरे लिए, क्योंकि आज दिल्ली गौरव अवार्ड से, आज सम्मान से आज नवाजा गया है। और ये सम्मान मैं अपने सभी अपने परिवारजन, अपने परिवार को समर्पित करता हूं। और ये सिर्फ प्रभु श्री राम लला की कृपा से ये संभव हुआ है कि आज उन्होंने ये पहचान और उन्होंने ये सम्मान दिलवाया है। और आज कहते हैं कि जो उनकी नित्य सेवा जो उनके भगवान के प्रधान के माध्यम से हो रही है, उसको वो करने का जो मुझे मौका मिला है, उसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। भारत ने वैश्विक दक्षिण के साझेदार देश बोलीविया की मदद के लिए 8 मीट्रिक टन जीवन रक्षक और जरूरी दवाइयों की खेप भेजी है। भारत की ओर से भेजी गई ये मेडिकल सहायता बोलीविया की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में मददगार साबित होगी। भारत ने एक बार फिर वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ एकजुटता, सहयोग और साझा प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। मानसून की बारिश ने एक बार कई राज्यों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है तो कहीं भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड से लेकर उड़ीसा और तमिलनाडु तक बारिश का कहर का असर दिखाई दे रहा है। असम में बाढ़ के बाद राहत एवं पुनर्वास का काम तेज हो गया है। देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय है और कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं कई राज्यों में भारी बारिश के साथ आंधी, बिजली और तेज हवाओं की चेतावनी है। ओडिशा में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की चिंता फिर से बढ़ गई, जबकि असम में हालत में सुधार के साथ राहत और पुनर्वास का काम जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। आईएमडी ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, देहरादून और नैनीताल में भारी बारिश के चलते बाढ़, भूस्खलन और आकाशीय बिजली का खतरा बना हुआ है। लोगों से सतर्क रहने और संवेदनशील इलाकों में जाने से बचने की अपील की गई है। वहीं ओडिशा में ताजा बारिश ने एक बार फिर से बाढ़ की चिंताएं बढ़ा दी हैं। राज्य की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। उधर असम में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। राहत और पुनर्वास अभियान भी जारी है। राज्य भर में 2000 से ज्यादा राहत वितरण केंद्र अब सक्रिय हैं, जहां प्रभावित लोगों तक जरूरी सहायता पहुंचाई जा रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ के लोग असम के अपने भाई बहनों के साथ पूरी संवेदना और एकजुटता के साथ खड़े हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने असम में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। दूसरी ओर तमिलनाडु में भी बारिश का असर देखने को मिला। चेन्नई के कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे शहर में जनजीवन प्रभावित हुआ।
लगातार बारिश के बीच स्थानीय प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। फिलहाल देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानियां बरतने और स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरीज का पालन करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अमरनाथ यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अगले कुछ दिनों तक खराब मौसम की वजह से पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों पर अमरनाथ यात्रा स्थगित रहेगी। ये फैसला रास्तों के हालात और भारत मौसम विज्ञान विभाग की भविष्यवाणी को ध्यान में रखकर लिया गया है। रामबन जिले और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और ख़राब मौसम के कारण एहतियात के तौर पर कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा का कोई नया काफिला नहीं रवाना हुआ। इस बीच 1202 तीर्थयात्रियों का 28वां जत्था, जिसने पवित्र गुफा के दर्शन कर लिए थे और बालटाल बेस कैंप में वो रुका हुआ था, उसे 44 गाड़ियों के काफिले में जम्मू की ओर जाने की इजाज़त दी गई। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिवालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार IRS अधिकारी राहुल नवीन का प्रवर्तन निदेशक के पद पर कार्यकाल 13 अगस्त 2026 के बाद 1 साल यानी 13 अगस्त 2027 तक बढ़ा दिया गया है। उनमें उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 31 जुलाई 2027 के बाद का सेवा विस्तार भी शामिल है। ये विस्तार अगले आदेश तक या उक्त अवधि तक जो भी पहले लागू रहेगा। यह आदेश राजस्व विभाग के सचिव अरविंद श्रीवास्तव को भेजा गया है। इसकी प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडल सचिवालय को भी भेजी गई है। एयर इंडिया की उड़ान AI 2379 से जुड़ी घटना को गंभीर घटना माना गया है। 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही इस उड़ान के दौरान विमान अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गया। हालांकि कुछ ही देर में विमान संभल गया और दिल्ली में सुरक्षित उतर गया। इस घटना में कुछ यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को चोटें आईं। घटना के बाद दोनों पायलटों की नशीले या असर डालने वाले पदार्थों की जांच की गई। विमान के मुख्य पायलट की जांच के नमूने की दोबारा पुष्टि की जा रही है और इसकी अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। फिलहाल DGCA ने दोनों पायलटों को उड़ान ड्यूटी से हटा दिया है। मामले की जांच AAIB कर रहा है और जांच पूरी होने के बाद DGCA आगे की कार्रवाई तय करेगा। दिल्ली मेट्रो ने पंक्चुअलिटी यानी कि समयबद्धता और विश्वसनीयता के मामले में हांगकांग मेट्रो, पेरिस मेट्रो और न्यूयॉर्क सबवे जैसी दुनिया की प्रतिष्ठित मेट्रो प्रणालियों को पीछे छोड़ते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 2026 में DMRC ने 99.95 यानी कि 99.95% ट्रेन पंक्चुअलिटी दर्ज की। खास बात यह है कि दिल्ली मेट्रो में 59 सेकंड से ज़्यादा की देरी को भी विलंब माना जाता है। 23 साल पहले महज 8.4 किलोमीटर और 6 स्टेशनों से शुरू हुआ दिल्ली मेट्रो का सफ़र आज 416.5 किलोमीटर और 303 स्टेशनों तक पहुंच चुका है। नेटवर्क और यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी के बावजूद DMRC ने अपनी परिचालन दक्षता और विश्वसनीयता को बरकरार रखा है। सबसे व्यस्त कॉरिडोर पर ट्रेनों के बीच अंतराल अब घटकर सिर्फ 2 मिनट 18 सेकंड रह गया है। वहीं करीब 29% नेटवर्क पर ड्राइवरलेस ट्रेनें संचालित हो रही हैं। बढ़ते नेटवर्क, लाखों यात्रियों और आधुनिक तकनीक की चुनौतियों के बीच दिल्ली मेट्रो ने समय की पाबंदी, विश्वसनीयता और तकनीकी दक्षता के मामले में वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान कायम की है। 32वें विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आदिवासी महासभा फाउंडेशन की ओर से आदिवासी पहचान और गौरव विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मिर्जा गालिब ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में आदिवासी प्रतिनिधि, शिक्षाविद, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में आदिवासी पहचान, गरिमा, संवैधानिक अधिकार, संस्कृति और भाषा के जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही आदिवासी विरासत और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के साथ युवाओं की सार्थक भागीदारी पर भी जोर दिया जा रहा है। हो, संथाल, मुंडा, खड़िया, भील, भिलाला और अन्य आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम को यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसका महत्व ये है कि हम लोग अपनी अस्मिता, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, अपनी भाषा, हर चीज़ों को दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। भारत के जो आदिवासी हैं वे पारंपरिक रूप से विश्व पटल पर भी किसी से कम नहीं है और कंधे से कंधा मिला करके संयुक्त राष्ट्र के साथ इस विश्व आदिवासी दिवस को साथ मिल करके हम लोग मनाना चाह रहे हैं।
हमारे सांस्कृतिक, हमारे नाच गान, हमारे पारंपरिक वेशभूषा और हमारे खान पान, वो सारे इसमें है, हमारे स्टॉल्स में है, हम डिस्प्ले कर रहे हैं ताकि जो लोग बाहर से इतने आदिवासी लोग हैं वो सब दोबारा उस चीज़ को, उसका आनंद लें। भारत में E20 पेट्रोल के उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन सामने आया है। अध्ययन में पाया गया है कि E10 प्रमाणित वाहनों में E20 ईंधन का उपयोग करने से प्रदर्शन या इंजन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। BS3, BS4, BS5, BS6 मानकों वाले E10 वाहनों पर किए गए वैज्ञानिक परीक्षण में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की श्रेणियों में वाहनों को शामिल किया गया। परीक्षणों में वाहनों के प्रदर्शन में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता या असामान्य घिसाव या टूट फूट नहीं पाई गई। अध्ययन में ड्राइविंग अनुभव, इंजन स्टार्ट होने की क्षमता और मटेरियल कंपैटिबिलिटी जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों की जांच की गई। इन सभी मानकों में कोई समस्या नहीं देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि परिणाम भारत के इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। देश में E20 ईंधन के व्यापक उपयोग को साक्ष्य, कठोर परीक्षण और वैज्ञानिक वैधता का समर्थन प्राप्त है। यह अध्ययन E10 वाहनों के मालिकों के लिए राहत भरा है, क्योंकि अब वे बिना किसी चिंता के E20 ईंधन का उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरल के मलप्पुरम अवैध विस्फोट मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसका नाम हारिस टी है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 10 हो गई है। हारिस को कल मलप्पुरम के मंजेरी से पकड़ा गया। जांच एजेंसी के मुताबिक ये विस्फोटकों की अवैध खरीद की साजिश में शामिल था। ये मामला 7 फरवरी 2026 को मलप्पुरम में एक ट्रक से बरामद 89,600 विस्फोटक स्टिक और 10,500 शॉक ट्यूब से जुड़ा है। केरल पुलिस की कार्रवाई के बाद NIA ने जांच अपने हाथ में ले ली। एजेंसी ने 3 राज्यों में 19 ठिकानों पर छापेमारी कर अहम सबूत जुटाए हैं। मामले में बड़ी साजिश और अवैध नेटवर्क का जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने आज उत्तरी कश्मीर के सोपोर में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। प्रतिबंधित जमाते इस्लामी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ UAPA के मामले की जांच के तहत 26 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। अधिकारियों के मुताबिक कार्रवाई का मकसद प्रतिबंधित संगठन से जुड़े लोगों, गतिविधियों और संभावित संपर्कों के बारे में सबूत जुटाना है। सुरक्षा बलों की टीमें कई इलाकों में तलाशी अभियान भी चला रही हैं। जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार ने अलगाववादी और आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने के आरोप के बाद UAPA के तहत प्रतिबंधित किया है। फरवरी 2024 में इस प्रतिबंध को अगले 5 साल के लिए बढ़ाया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज नारनौल में राज्य स्तरीय हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाई। हरियाणा उदय अभियान के तहत हर घर तिरंगा थीम पर हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से तिरंगे के साथ जुड़ने और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया। इस अभियान के तहत तिरंगा यात्रा, रैली, बाइक और साइकिल रैलियों के साथ साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस साल वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर यह अभियान विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भी तिरंगे से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज का यह आयोजन हर घर तिरंगा देश साथियों अभियान का ये साक्षी बन रहा है। मुझे खुशी है 2022 के आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान जब शुरू हुआ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह अभियान शुरू किया गया और आज देश का जन आंदोलन ये बन चुका है। साथियों, इस वर्ष यह अभियान वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्षों को भी ये समर्पित है। साथियों, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा की आवाज है। केरल के थिरुवनंतपुरम और कोल्लम तटों पर लापता 3 मछुआरों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। भारतीय नौसेना का जहाज INS कल्पेनी भी रेस्क्यू अभियान में शामिल हो गया है। जहाज कोच्चि से रवाना होकर नेंदाकरा के पास तैनात है, जहां विशेष गोताखोर टीमें तलाशी अभियान चला रही हैं। मत्स्य विभाग, तटरक्षक बल, तटीय पुलिस और स्थानीय मछुआरे संयुक्त रूप से अभियान में जुटे हुए हैं। मुथलापोझी से लापता शिजिन, विंजिजम से जॉन मैथियास
और कोल्लम से लापता गौतम की तलाश समुद्र तट और हवाई मार्ग से की जा रही है। तटरक्षक हेलीकॉप्टर और डोर्नियर विमान भी सर्च ऑपरेशन में शामिल है। मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने उप मुख्यमंत्री नेमचा किंगपिन ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों को सभी समुदायों के लोगों की निर्बाध आवाजाही बहाल करने की घोषणा की है। कुकी बहुल कांग पोपकी जिले के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने इम्फाल दीमापुर बस सेवा फिर से शुरू करने का ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न समुदायों के नेताओं से मुलाकात कर आपसी विश्वास और भाईचारा बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मणिपुर का विकास तभी संभव है जब घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों का समान विकास हो। इस दौरान कांग पोपकी अस्पताल को 100 बेड का करने, सीटी स्कैन सुविधा और नई स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस करने की भी घोषणा की गई है। 9 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद मंच यानी जेम की शुरुआत की थी। विजन था तकनीक, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के जरिए सार्वजनिक खरीद को बदलना। उस विजन ने न केवल 10 साल का सफर पूरा किया है, बल्कि भारत के डिजिटल गवर्नेंस इकोसिस्टम की आधारशिला बनकर ये उभरा है। देखिए हमारे संवाददाता धीरज कुमार की खास रिपोर्ट। 9 अगस्त 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेम यानी राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद मंच की आधारशिला रखी। एक ऐसा पोर्टल जो व्यापार से जुड़े खरीदार और विक्रेता दोनों को फायदा पहुंचाए, डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था बने, भुगतान की प्रक्रिया सुरक्षित और समय पर हो, छोटे व्यापारियों को भी देश भर के सरकारी बाजारों में अपना सामान बेचने का अवसर मिले। महज 422 करोड़ रुपए की लागत से इसकी शुरुआत हुई और एक सुनहरे सफर ने अपने 10 साल पूरे किए। 10 साल के सफर में अनोखे रिकॉर्ड दर्ज हुए। जेम का कारोबार 20 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया। ये सार्वजनिक खरीद इकोसिस्टम में बढ़ते विश्वास की बानगी है। पहले साल हम लोगों ने करीब 422 करोड़ का व्यापार किया। करीब 3000 व्यापारी हमारे साथ जुड़े थे और 2000 करीब बायर जुड़े थे। आज की तारीख में अगर हम देखें तो अभी कल ही हमने 20 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है 10 साल का पूरे व्यापार को देखें तो, और हमारे पास 25 लाख से ज़्यादा व्यापारी जुड़े हुए हैं। जेम डिजिटल सुविधा देता है और एक समृद्ध लेन देन डेटा ट्रेल बनाता है। नीति निर्माताओं को सार्वजनिक खरीद खर्च पर नजर रखने, अक्षमताओं की पहचान करने और साक्ष्य आधारित नीतिगत सुधार करने में भी मदद करता है। आंकड़ों में साफ है कि साल 2016 में 422 करोड़ रुपए की लागत, 3,339 व्यापारी और 2,424 खरीदार से इसकी शुरुआत हुई। बीते 10 साल में विक्रेताओं की संख्या 3,339 से बढ़कर 25 लाख को पार कर गई और खरीदार संगठन 1707 से बढ़कर 1.40 लाख तक पहुंच गए। सबसे ज्यादा फायदा हुआ छोटे उद्यमियों को, क्योंकि पंजीकृत सूक्ष्म और लघु उद्यम की गिनती 2,424 से बढ़कर 12.25 लाख तक पहुंच गई। छोटे सूक्ष्म व्यापारी उद्यमी, उनका आंकड़ा जिसको हम MSC कहते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, वो 45% है। तो उनकी भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी, SC ST उद्यमियों की भागीदारी, स्टार्टअप की भागीदारी, इनकी भागीदारी बहुत बढ़ी है। जेम के कुल सकल व्यापार मूल्य में से 45.6% यानी 9.07 लाख करोड़ से अधिक के ऑर्डर MSME ने पूरे किए हैं। जेम ने आधी आबादी को अनंत उड़ान दी है। जेम में महिला नेतृत्व वाले MSME 2.24 लाख से अधिक हैं। महिला नेतृत्व वाले MSME ने 50 लाख से ज्यादा ऑर्डर पूरे किए, जिनका मूल्य करीब 2 लाख करोड़ है। बात स्टार्टअप की करें तो 42,242 स्टार्टअप ने 65,633 करोड़ से अधिक के ऑर्डर हासिल किए। IIT दिल्ली की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मुकाबले जेम पोर्टल पर 74% वस्तुएं सस्ती मिली। आगे हम ज़्यादा से ज़्यादा बायर से जुड़े और वो जैसे अर्बन लोकल बॉडीज़ है, विलेज पंचायत है, और उनको खरीदारी का जो
प्रक्रिया है जो काफ़ी सरल है, इसको और इसकी और सरलीकरण कर दें। सर्वे बताता है कि 92% खरीदार अपने अनुभव से संतुष्ट हैं। विक्रेताओं में 67% ने कारोबार में वृद्धि बताई और 78% मंच पर बने रहने के इच्छुक हैं। सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यह है कि आईआईटी दिल्ली के मुताबिक बीते 10 साल में जैम पोर्टल पर खरीदारी के जरिए सरकारी संस्थानों को 86,571 करोड़ की बचत का फायदा भी मिला। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। आज़ादी के बाद विकास यात्रा में भारत ने अनेक उपलब्धियां हासिल की। शिक्षा को देश की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण काम किए गए। नई सोच, नई तकनीक, नए अवसरों के साथ देश की शिक्षा व्यवस्था तेजी से बदल रही है। स्कूल से लेकर स्किल तक और क्लासरूम से लेकर करियर तक भारत बदलाव की एक नई कहानी लिख रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आजादी के समय भारत के सामने शिक्षा सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। साक्षरता दर बेहद कम थी, स्कूलों कॉलेजों की संख्या सीमित थी और एक बड़ी आबादी तक शिक्षा की पहुंच नहीं थी। लेकिन देश ने अब ये तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। आजादी के बाद से लेकर अब तक शिक्षा का दायरा बढ़ा, संस्थानों का विस्तार हुआ और देश के लगभग हर बच्चे तक शिक्षा की पहुंच हुई। पिछले 12 वर्षों में सरकार का लक्ष्य बच्चों को ऐसी शिक्षा देने पर रहा है जिससे वो भविष्य के लिए तैयार हो सके। शिक्षा अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि तकनीक, कौशल और नवाचार से जुड़ चुकी है। यही बदलाव पिछले एक दशक में देश की शिक्षा व्यवस्था में साफ दिखाई देता है। इस बदलाव की सबसे मजबूत नींव बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। करीब 3 दशक बाद बनी इस नई नीति ने पढ़ाई का पूरा नजरिया बदल दिया। अब जोर सिर्फ पढ़ाई पर नहीं, बल्कि समझने, सीखने, सोचने और नई चीजें करने की क्षमता विकसित करने पर है। प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक पूरी व्यवस्था को नए सिरे से तैयार किया गया। स्कूलों में भी बड़े स्तर पर बदलाव किए गए। देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा स्कूलों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ा गया। 1,76,000 से ज्यादा स्मार्ट क्लासरूम और करीब 1,79,000 आईसीटी लैब को मंजूरी दी गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय और जनजातीय इलाकों में छात्रावास जैसी योजनाओं ने दूर दराज के बच्चों, खासकर बेटियों तक शिक्षा पहुंचाने का काम किया। नतीजा यह रहा कि स्कूलों में दाखिले बढ़े और पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या घटी। पिछले एक दशक में भारत सरकार ने उच्च शिक्षा में भी बड़े बदलाव किए। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की मदद से अब छात्र अपनी पढ़ाई को ज्यादा लचीले तरीके से पूरा कर सकते हैं। वही अपार आईडी के जरिए छात्रों का पूरा शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जा रहा है। देश में उच्च शिक्षा में दाखिला 2014-15 में 3.42 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 4.46 करोड़ हो गया। मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 818 हो गई। एमबीबीएस और पीजी सीटों में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। भारत के आईआईटी अब जंजीबार और अबू धाबी तक पहुंच चुके हैं। आईआईएम अहमदाबाद ने भी दुबई में अपना कैंपस शुरू किया है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के तहत देश भर में 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब बनाई गई। यहाँ करोड़ों छात्रों को विज्ञान, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों पर काम करने का मौका मिला। वहीं अटल इंक्यूबेशन सेंटर हजारों स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने एक मजबूत डिजिटल लर्निंग व्यवस्था बनाई। स्वयं प्रभा, पीएम ई विद्या और दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म विकसित किए गए। लाखों छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और सैकड़ों भाषाओं में डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया गया है। वहीं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जैसी पहल से देश भर के लाखों शोधार्थियों और छात्रों को विश्वस्तरीय रिसर्च सामग्री तक पहुंच मिली है। नई शिक्षा नीति, तकनीक, नवाचार और कौशल विकास के दम पर देश ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहा है जो बदलती दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के साथ विकसित भारत के सपने को भी नई उड़ान दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गाजा को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर अपना रुख साफ किया है। नेतन्याहू ने रविवार को 15 सूत्री गाजा दस्तावेज को सार्वजनिक तौर पर खारिज करते हुए कहा कि इजराइल तब तक गाजा पट्टी से अपनी सेना को नहीं वापस करेगा जब तक हमास को पूरी तरह निरस्त्र नहीं कर देता।
साप्ताहिक कैबिनेट की बैठक की शुरुआत में नेतन्याहू ने उन आलोचनाओं का भी जवाब दिया जिनमें कहा जा रहा था कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर इस प्रस्ताव के खिलाफ इजराइल का रुख स्पष्ट नहीं किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा कि इजराइल इस 15 सूत्री दस्तावेज को स्वीकार नहीं करता। नेतन्याहू ने दोहराया कि IDF यानी इजराइल रक्षा बल गाजा से तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक हमास को पूरी तरह हथियारों से मुक्त नहीं कर दिया जाता। यानी गाजा में किसी भी संभावित युद्ध विराम या शांति प्रक्रिया के बीच इजराइल की सबसे बड़ी शर्त हमास का पूरी तरह निरस्त्रीकरण है। नेतन्याहू के इस बयान से साफ है कि गाजा के भविष्य और युद्ध के बाद की व्यवस्था को लेकर इजराइल अपने सुरक्षा हितों से समझौता करने के मूड में कतई नहीं है। अब नज़र इस बात पर है कि नेतन्याहू के इस कड़े रुख के बाद 15 सूत्री दस्तावेज को लेकर आगे की बातचीत किस दिशा में बढ़ती है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।